Hello students, welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca and in this video session I'm going to teach you a chapter which has been taken from the book Moments. This is the last chapter of this book, chapter number 10, and the name of this chapter is The Beggar, which is written by Anton Chekhov. इस स्टोरी में द बेगर में हमें बताया गया है कि एक भिखारी होता है, एक बेगर होता है जो कि बहुत ड्रिंक करता होता है, बहुत ज़्यादा पीता होता है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही ख़राब है। वो फटे चिथड़े कपड़े पहनता है और जगह जगह जाकर के भीख मांगता है। लेकिन इसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है जिसमें ये बेगर से एक नोटरी बन जाता है और उसके पीछे का रीज़न होती है एक लेडी। वो कौन सी लेडी है जिसकी वजह से ये बेगर एक नोटरी में कन्वर्ट हो गया और कैसे इसकी लाइफ में चेंज आया, वो स्टोरी में आपको पता चलेगा। So let us begin with the story where we are going to learn the whole explanation of it and we'll learn all the hard words which will come in between. So my dear student, let me tell you that this story is divided into two parts. Here we are covering part first of this. So let us begin. Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor, hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. So as you can see here, there's a beggar. There's a person who used to beg, जो भीख मांगता है। वो एक आदमी के पास आता है और वो उससे तरह तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो उसे कन्विंस कर सके ये बताने में कि वो कितना गरीब है और सामने वाला पर्सन उसे भीख दे दे। तो उसको बोलता है काइंड सर, मतलब मुझ पे दया करो, मुझ पे तरस खाओ, अपनी अटेंशन को मेरी तरफ लेकर के आओ। मैं गरीब हूँ, मैं एक भूखा इंसान हूँ, मेरे पास 3 दिन से कुछ भी खाने के लिए नहीं है और मेरे पास 5 कोपेक्स भी नहीं है कि मैं अपने लिए कहीं रहने का इंतज़ाम कर सकूँ। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मैं भगवान की कसम खा करके कहता हूँ। Here kopecks refers to the Russian coin equal to 1/100th of a ruble. Now what is this? As you know that there is a currency in India. इंडिया में हम लोग रुपीस का इस्तेमाल करते हैं and 1 rupees is equals to 100 पैसे. Just like this, जो रशिया में करेंसी चलती है that is ruble, right? And 1 ruble is equals to 100 kopecks. That means kopek here refers to the 100 पैसे, 100 kopecks, 100 पैसे. तो जब ये बेगर उस आदमी के सामने जाता है तो वो उसे हर तरीके से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि मुझ पे दया करो, मुझ पे तरस खाओ, मेरे पास रहने के लिए भी कुछ भी नहीं है, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और मैंने काफ़ी दिन से कुछ नहीं खाया है। तो अगर तुम मेरे लिए कुछ कर दोगे तो मैं थोड़ा बहुत खा पी लूँगा और मैं कहीं जा कर के सो जाऊँगा। और ये सब चीज़ें वो उसको इस तरीके से बता रहा है कि वो झूठ नहीं बोल रहा, तभी वो कसम खा रहा है कि मैं भगवान की कसम खा सकता हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ। For 8 years, I was a village school teacher and then I lost my place through intrigues. I fell a victim to calumny. It's a year now since I have had nothing to do. Here, intrigues means secret plans to do something, especially something bad. That means किसी के लिए conspire करना, षड्यंत्र रचना। जब कोई किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचता है और फिर पॉलिटिक्स करके उसको किसी जगह से हटा देता है, that is known as intrigues. Calumny here refers to the making of false and defamatory statements about someone in order to damage his or her reputation. किसी की इज्जत के अगेंस्ट जाकर के कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देना जो कि झूठे हों, गलत हों और इतना गलत उसके बारे में बोलना कि उसकी इमेज डाउन हो जाए। दिस इज नोन एज कैल्यूमनी। तो ये बेगर जब उस आदमी को मिलता है तो उसको ये तो बोलता ही है कि मुझ पे दया खाओ, तरस खाओ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास रहने के लिए कुछ नहीं है, और फिर वो उसको अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कि मैं हूँ कौन, हूँ एम आई। वो कहता है 8 सालों से मैं एक विलेज के स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। आई वॉज अ स्कूल टीचर। 8 साल तक मैंने एक स्कूल में पढ़ाया, उसके बाद मैंने वो जगह छोड़ दी
क्योंकि मेरे अगेंस्ट बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी करी गई थी, मेरे अगेंस्ट बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए थे। आई फेल अ विक्टिम टू कैल्यूमनी, यानी कि मेरे खिलाफ झूठ स्टेटमेंट दिए गए जिसकी वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हो गई, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। तो मैं एक दोषी बन चुका हूँ, मैं एक मुजरिम बन चुका हूँ और मेरी जो इमेज है वो बिल्कुल ख़राब है। इस वजह से मुझे उस जगह से निकाल दिया गया। मुझे 1 साल हो गया है और मेरे पास अब कुछ भी करने के लिए नहीं है। सो बेसिकली इस पैराग्राफ में ये बेगर अगेन एक तरीके से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है उस मैन को कि 8 साल से मैं नौकरी कर रहा था, लेकिन पिछले 1 साल से मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है और यही वजह है कि मैं भीख मांग रहा हूं और तुम्हारे आगे पैसे की डिमांड करने के लिए खड़ा हुआ हूं। द एडवोकेट Sergey looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seems to him as if he had seen this man somewhere before. Ragged means someone who's very untidy, जिसने बहुत ही गंदे कपड़े पहन के रखे हैं। Suppliant here refers to a person making a humble plea to someone in power or authority, a person making a humble plea to someone in power or authority. So here suppliant means कि एक ऐसा पर्सन जो कि क्या कर रहा है, वो किसी के आगे खड़ा हुआ है जो कि बहुत पावरफुल है, जो कि बहुत कुछ अपने पास गेन किए हुए है और वो उसके आगे खड़ा होकर के उससे किसी चीज़ की डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस आदमी से ये बेगर भीख मांग रहा था, दैट मैन वॉज एन एडवोकेट, वकील बोल सकते हो आप। इसका नाम क्या है? सोगी। अब इस एडवोकेट ने क्या किया, इस बेगर की तरफ देखा और इस बेगर की कुछ इस तरह की हालत दिख रही थी कि वो बहुत ही गंदा हो रखा था। जैसे आप देख रहे हो, उसने फटे चिथड़े कपड़े पहन के रखे हुए हैं। रैग रेफर्स टू वेयर समथिंग विच इज वेरी वोन एंड टोन आउट। फटी हुई जैकेट, फटे हुए जूते, फटी हुई पैंट्स, अजीबोगरीब टोपी, तो बहुत गंदा सा बना हुआ था वो। और इसने एक फॉन कलर का ओवरकोट डाला हुआ था। फॉन कलर इज अ लाइट ब्राउन कलर। और ये पर्सन उसके सामने खड़े होकर के भीख मांग रहा था। उसकी आंखों को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत पी रखा हो, क्योंकि वो डल थी, वो झुकी हुई थी और बहुत मोटी मोटी हो रखी हुई थी, जैसे किसी शराबी की आंखें होती हैं। और उसके दोनों गालों पर रेड कलर के स्पॉट हो रखे थे। And it seems to him as if he had seen this man somewhere before. और इस एडवोकेट को, इस बेगर को देख करके ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस आदमी को उसने पहले भी कभी देखा है। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि जब सोगी, जो कि एक एडवोकेट है जिससे ये बेगर भीख मांग रहा है, जब वो इस बेगर को देखता है तो उसकी हालत देख करके उसको ऐसा फील होता है कि इससे पहले भी कभी मिल चुका है। I have now had an offer of a position in the province of Kaluga. The mendicant went on, but I haven't the money to get there. Help me kindly. I'm ashamed to ask, but I'm obliged to by circumstances. Here, mendicant refers to the beggar who was there, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। Obliged to का मतलब है अगर आप किसी को फोर्स करते हो या आप किसी को कंपेल करते हो कि आप मेरे लिए काम कर दो। Circumstances here refers to the परिस्थितियां, right? अब यहाँ पे वो बता रहा है, अपनी कहानी को आगे कंटिन्यू करता है। वो कहता है कि आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कालुगा। तो आप देख रहे हो ये मैप है रशिया का, और रशिया में ये जो रेड कलर का आपको स्पॉट दिख रहा है, दिस इज प्रोविंस ऑफ कालुगा। तो ये जो बेगर है वो सोगी को बताता है कि रशिया में एक जगह है प्रोविंस ऑफ कालुगा, वहां पर मुझे एक जॉब मिल रही है, लेकिन मेरे साथ बहुत बड़ी परेशानी है। द मेंडिकेंट वेंट ऑन, वो चालू रखता है, वो ये बोलता है बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर, लेकिन मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं उस जगह पर पहुंच पाऊं और मैं वहां जाकर के नौकरी ले पाऊं। हेल्प मी काइंडली, दया करो, मेरी मदद करो। मैं शर्मिंदा हूं तुमसे पैसे मांगने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूं क्योंकि मेरी जो परिस्थितियां हैं
वो मुझे ये करने पर मजबूर कर रही हैं। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि ये जो बेगर है, अगेन वो अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करके बता रहा है कि ऑल्दो ऐसा नहीं है कि उसके पास जॉब नहीं है, उसके पास जॉब है रशिया में, एक प्रोविंस ऑफ कालुगा में, लेकिन उसके पास यहाँ तक जाने के लिए पैसे नहीं है, जिसकी वजह से उसको सर्गी के आगे खड़े होकर के भीख मांगनी पड़ रही है। Sergei's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and the other low, and he suddenly remembered something. अब सर्गी की नजरें इसके जूतों पर गई, और इसके जूते कैसे थे? इसने जो शूज पहन रखे थे वो ओवर साइज थे, जिसमें से एक जूता ऊंचा था और दूसरा जूता नीचा था। तो अचानक से जब सर्गी ने इसके जूतों की तरफ देखा तो सर्गी को कुछ याद आ गया। What was that? He's remembering. Look here, it seems to me I met you the day before yesterday. तो सर्गी उसको देख करके बोलता है, इधर देखो, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि मैं तुमसे परसों मिल चुका हूं। इन सदोविया स्ट्रीट। और वो कहां पर मिला है इससे? सदोविया स्ट्रीट में। He said, but you told me then that you were a student who had been expelled and not a village school teacher. Do you remember? तो सर्गी को जब याद आता है कि वो उससे कहीं और मिल चुका है और वो उससे कहाँ मिला है? सादोविया स्ट्रीट में। तो वो उसको बताता है कि सुनो, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे ये बता रहे हो कि तुम एक स्कूल टीचर हो। पिछली बार तो तुमने मुझे ये बताया था कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। क्या तुम्हें याद आ रहा है तुमने मुझसे क्या बोला था उस दिन? तुम ही मिले थे ना मुझे? No, that can't be so, mumbled the beggar, taken aback. I am a village school teacher and if you like I can show you my papers. तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो बेगर है वो थोड़ा सा घबरा जाता है। तो घबराता है वो, तो वो मम्बल कर रहा है, थोड़ा सा आप बोल सकते हो स्टैमर कर रहा है, हकलाने लगता है, उसके वर्ड्स ना रिपीट होने लगते हैं। वो कहता है नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं थोड़ा सा पीछे हट करके वो बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो एक स्कूल टीचर ही हूँ, और अगर आप कहो तो मैं आपको अपने पेपर्स दिखा सकता हूँ, वो पेपर्स जो कि मैं स्कूल के दौरान इस्तेमाल करता था। या फिर वो उन पेपर्स के बारे में बात कर रहा है जो कि एक्चुअली उसकी जॉब के हैं। तो घबराने के बाद ये इसको रिप्लाई कर रहा है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वो नहीं हूं जो आप सोच रहे हो, मैं आपसे कभी नहीं मिला हूं, मैं पहली बार आपसे मिला हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। Have done with lying? You call yourself a student and even told me what you had been expelled for. Don't you remember? अब सर्गी को गुस्सा आ जाता है और सर्गी गुस्से में बोलता है, झूठ बोल रहे हो? तुमने खुद मुझे बोला था कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुमने मुझे यह भी बताया था कि तुम्हें वहां स्कूल से क्यों निकाला गया था। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? तुम अपने आप को पहले स्टूडेंट बता रहे थे और अब तुम मुझे अपने आप को एक स्कूल टीचर बता रहे हो, और तुम ये कैसे भूल सकते हो? Sergei flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. तो सर्गी के बारे में बताया जा रहा है कि वो फ्लश्ड हो जाता है, मतलब वो गुस्से में भर जाता है। As you can see here, सर्गी को गुस्सा आ रहा है, और उसके बाद फिर वो टर्न करता है और टर्न करके कहाँ चला जाता है? इस बेगर से दूर। यहाँ पे दिया गया है वर्ड डिस्गस्ट। डिस्गस्ट का मतलब क्या होता है? टू कॉज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग और अप्रूविंग ऑफ समबडी समथिंग। जब आप किसी बात से किसी से सहमत नहीं होते हो तो आप थोड़ा सा उसको डिसलाइक करते हो और अजीब सा एक्सप्रेशन दे करके आप वहां से निकल जाते हो, हद है करके, राइट? तो सर्गी को भी यहाँ पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि सर्गी इसको पहले मिल चुका है, उसने पिछली बार कोई और कहानी बताई थी और इस बार ये कोई और कहानी बता रहा है। तो सर्गी क्योंकि अब नाराज हो चुका है, गुस्सा हो चुका है और उसे इस बात पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो उससे दूर हट करके चला जाता है, ये बोल करके कि हद है, इतने झूठे लोग होते हैं दुनिया में। दिस इज डिसऑनेस्ट माय डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली। अब और तेज सर्गी को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि बहुत गलत बात है, ये बेईमानी है, तुम गलत कर रहे हो। जोर से चिल्लाता है, दिस इज स्विंडलिंग, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। स्विंडलिंग का मतलब होता है चीटिंग। ये जो तुम हरकत कर रहे हो ये किसी को चीट करना है, धोखाधड़ी करना है, और मैं तुम्हें
पुलिस के पास भेज दूंगा। समझ में आ गया? अब क्योंकि वो उसको गुस्सा आ रहा है बहुत तेज, तो वो उसको अब्यूज कर रहा है, कह रहा है हद है, बदतमीज कहेंगे, तुम गलत इंसान हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम चीटिंग करते हो, लोगों को धोखा देते हो, और तुम्हारी जो जगह है वो जेल में ही है ताकि तुम और मेरे जैसे लोगों को धोखा ना दे पाओ। तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुम्हें पुलिस के पास भेज दूंगा। So he said, laying his hand on his heart. तो अब ये डर जाता है बेगर, और ये अपना हाथ दिल पर रख लेता है, दिल पे हाथ रख के बोलता है, The fact is I was lying. Fact refers to the truth. बोलता है सर, सच्चाई तो ये है कि मैं झूठ बोल रहा था, मुझे माफ कर दीजिए। I am neither a student nor a school teacher. ना ही मैं कोई स्टूडेंट हूं, कोई छात्र हूं, और ना ही मैं किसी स्कूल में पढ़ाने वाला हूं। All that was fiction. अभी जो भी मैंने आपको बताया वो एक मनगढ़ंत कहानी थी, एक स्टोरी थी, एक झूठी कहानी थी। Formerly I sang in a Russian choir. पहले मैं एक रशियन कोयर में गाना गाया करता था, मतलब बहुत सारे रशिया के लोग मिल करके ग्रुप सॉन्ग गाते थे, तो वो उसमें गाना गाता था। And was sent away for drunkenness. और फिर मुझे वहां से निकाल दिया गया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शराब पीता था। But what else can I do? लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? I can't get along without lying. मैं अपनी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं चला सकता अगर मैं झूठ ना बोलूं तो अगर मुझे अपनी जिंदगी चलानी है, क्योंकि मैं एक सफरर हूं, तो मुझे झूठ बोलना पड़ता है। No one will give me anything when I tell the truth. कोई भी मुझे पैसे नहीं देगा अगर मैंने इन लोगों को सच बोल दिया तो मैं क्या करूं, आप ही बताओ। तो यहाँ इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया जा रहा है कि जो बेगर है वो घबरा जाता है, और वो सर्गी की डांट को जैसे ही सुनता है और ये सुनता है कि वो उसको पुलिस के हवाले कर देगा, तो वो घबरा करके बोलता है कि मैंने आपको सब झूठ बोला था, मैंने आपको सब कहानी बताई थी, मैं कोई स्कूल टीचर नहीं हूँ, मैं कोई स्कूल स्टूडेंट नहीं हूँ, बल्कि मैं रशियन क्वायर में गाना गाता था, मेरे को शराब पीने की आदत थी और शराब पीने की आदत की वजह से मुझे निकाल दिया गया, और अब मैं क्या करूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं झूठ बोलता हूं क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी चलानी है, और अगर मैं झूठ ना बोलूं तो मैं करूं क्या, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। What can you do? You ask what you can do. Cried Sergey, coming close to him. Work. That's what you can do. You must work. अब सर्गी को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है क्या, तुम क्या कर सकते हो? तुम ये पूछ रहे हो कि तुम क्या कर सकते हो? और जब गुस्सा आता है सर्गी को तो वो जोर से चिल्लाता है और उसके पास आता है और बोलता है काम, ये वो चीज है जो तुम कर सकते हो, जाओ और जाकर के काम करो। वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क? जी, काम मैं कर सकता हूं, आप सही कह रहे हो, ये तो मैं जानता हूं कि मैं काम कर सकता हूं, लेकिन मुझे काम मिलेगा कहां, मैं कहां जाके काम करूं? ये बेगर बोल रहा है। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी? तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि तुम मेरे लिए लकड़ियां काट दो? तो यानी कि सर्गी जो कि एक एडवोकेट है, वो इस बेगर को एक जॉब ऑफर कर रहा है वुड चॉपिंग की। अब वुड चॉपिंग की वो जॉब उसे क्यों ऑफर कर रहा है? क्योंकि जिस जगह पे ये लोग रहते हैं, ये स्टोरी आपकी रशिया में सेट करी गई है, और इस जगह पर ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पर लकड़ियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लोग उन्हें जलाते हैं, अपने घर में उन लकड़ियों को काट करके इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये बिजनेस बहुत ही प्रोमिनेंट है लकड़ियाँ काटने का। तो सर्गी उसको ऑफर करता है कि तुम मेरे घर के लिए लकड़ियाँ काट सकते हो। I wouldn't refuse to do that, but in these days even skilled woodcutters find themselves sitting without bread. तो वो कहता है ठीक है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा, मैं तो खुद करना चाहता हूँ काम, लेकिन मैं अगर आपको सच बोलूँ तो आजकल जो बहुत अच्छे वुड कटर्स हैं, जो बहुत अच्छे से लकड़ियाँ काट लेते हैं, वो भी ऐसे ही बेचारे घर बैठे हैं, उनको भी ढंग का खाना पीना नहीं मिल पाता, वो अपना पेट नहीं पाल पाते। Will you come and chop wood for me? क्या तुम मेरे लिए आकर के काम करोगे? क्या तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे? Yes sir, I will. Very well. We'll soon find out.
तो सोगी जब ये बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे, क्या तुम मेरे घर में आकर के लकड़ियां काटोगे, तो ये सुन करके जो बेगर होता है वो कहता है हाँ हाँ सर मैं आपके लिए लकड़ियां काट सकता हूँ। तो जो सोगी है वो बोलता है हाँ बहुत अच्छी बात है, चलो देखते हैं तुम कितना झूठ बोल रहे हो कितना सच बोल रहे हो, तुम मेरे लिए लकड़ियां काटोगे या नहीं काटोगे, तुम मेरे लिए काम कर भी पाओगे या नहीं, वो तो तुम्हारे काम करने के बाद ही पता चलेगा। सोगी हेसन along rubbing his hand he called his cook out of the kitchen। सोगी हेसन का मतलब क्या है, वॉक हरीली। सोगी तेजी तेजी से अपने घर की तरफ जाता है, वो अपने हाथ को रब कर रहा है ना, इट इज रिटन हियर रबिंग हिज हैंड। यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि वो अपने हैंड्स को रब कर रहा है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और ऐसा बोला जाता है कि अगर आप हैंड्स को रब कर रहे हो तो जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से हीट फॉर्म होती है, जिससे आपको थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है। तो सोगी क्योंकि तेजी से अपने घर के अंदर गया अपने हाथ को रब करते हुए, और उसने जोर से बोला कि कम हियर द कुक। तो वो किचन के अंदर गया है और किचन से अपनी कुक को बुला रहा है। हियर ओल्गा ही सेड। तो जब वो चिल्ला करके बुला रहा है किचन से अपनी कुक को, कुक का नाम है ओल्गा, वो ओल्गा को बोलता है हियर ओल्गा यहाँ। ही सेड टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड। जाओ इस जेंटलमैन को वुड शेड के नीचे लेकर के जाओ और जाकर के इससे लकड़ियां कटवाओ। तो जो सोगी है उसने अपने घर के बाहर एक टीन शेड डलवा करके रखा है जिसके नीचे लकड़ियां काटने का इंतजाम है। तो वो अपनी कुक को बोल रहा है कि इस लड़के को लेकर के जाओ और जाकर के इससे काम करवाओ, कुछ इसे लकड़ियां कटवाओ, क्योंकि मैं इसको यहां पर इसीलिए लेकर के आया हूं। The scarecrow of a beggar shrugged। What is the meaning of the word shrugged? अब क्योंकि ये जो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये जो बेगर है ये सुनता है और वो अपने कंधे उचकाता है और उसको झाड़ता है। यहाँ पर इसको बोला गया है scarecrow of beggar shrugged। स्कैरक्रो इन द सेंस ये एक ढांचे जैसा है, दुबला पतला सा, और उसने एक ओवरकोट पहना हुआ है जो कि इसके साइज का नहीं है। तो उसने अपने कोट को ऐसे ऐसे हिलाया, अपने कंधों को उचकाया और फिर वो जाने लगा। As if in perplexity and went irresolutely after the cook। Perplexity here refers to state of being puzzled when you are confused। जब आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि आपको क्या करना है नहीं क्या नहीं करना है, जब आप एक कंफ्यूजन में होते हो, डिलेमा में होते हो। irresolutely का मतलब है hesitantly। तो जब सोगी ने अपनी कुक ओल्गा को बोला कि जाओ इस बेगर को उस शेड के नीचे लेकर के जाओ जहां पर इसको लकड़ियां काटनी है, तो ये थोड़ा सा हेजिटेंट दिखाई दिया और ये थोड़ा सा कंफ्यूज दिखाई दिया, जैसा कि मानो उसको लकड़ियां काटनी आती नहीं थी और ये वहां जाकर के क्या करेगा। तो ये अपने कंधे उचकाते हुए, जैसे कि स्कैरक्रो के कंधे होते हैं, पता ही नहीं चलता, ढीले ढाले से होते हैं, वैसे ये मूव करता हुआ चला जाता है। कंफ्यूज है और थोड़ा सा रिलक्टेंट है, हेजिटेंट है कि मैं क्या करूंगा वहां जाकर। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame and because he had been trapped by his own words। Gait refers to the way that somebody something works। जिस तरीके से इंसान चलता है ना उसको बोलते हैं गेट। कंसेंटेड का मतलब होता है अग्री होना। अब जिस तरीके से ये चल करके जा रहा था, जो इसकी चाल थी, उससे बहुत आसानी से ये क्लियर था, ऑब्वियस था कि ये जो पर्सन है वो अग्री नहीं है इस बात से कि वो लकड़ियां जाकर के काटेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखा था और उसको काम चाहिए था। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यहाँ पे उसकी इज्जत की बात थी, वो शर्मिंदा था और वो अपने ही शब्दों में फंस चुका था। तो बेसिकली ये लकड़ियां काटने चला तो जाता है, लेकिन उस लकड़ियां काटने के पीछे रीजन बताया जा रहा है कि मेन रीजन ये नहीं था कि वो बहुत ज्यादा हंग्री है और उसे काम करना है, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि ये इसलिए जा रहा था लकड़ियां काटने के लिए क्योंकि ये शर्मिंदा हो चुका है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और ये अपनी ही जाल में फंस गया है। और ये इसने झूठ बोला सगी को कि इसको काम चाहिए, इसको काम नहीं मिल रहा, अगर इसको काम मिलेगा तो ये काम कर लेगा। तो वो शर्म इसके चलने के स्टाइल से पता चल रही है। It was obvious too that his strength had been undermined। Undermined means
वीक, कमजोर। उसके चलने के तरीके से यह भी देखा जा सकता था कि इसके अंदर ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। By vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. Inclination for toil का मतलब है हार्ड वर्क। अब जिस तरह के इसके हालात थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा ड्रंकर्ड था, बहुत ज़्यादा पीता था, ओवर ड्रंक करता था, इतनी ज़्यादा शराब पीता था कि शराब पीने की वजह से इसकी बॉडी में एकदम भी हिम्मत नहीं बची थी। इसकी बॉडी पूरी शिवर करती रहती थी, इसके हाथ बहुत कमज़ोर पड़ चुके थे और इसी वजह से इसको देख करके लगता था कि ये बहुत ही अनहेल्दी है। और यही वजह थी शायद कि उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था मेहनत करने में या मेहनत का कोई भी काम करने में। Sergey hurried into the dining room from its windows and could see the woodshed and everything that went on in the yard. Yard here refers to the garden area. ठीक है, जिसे आप आंगन बोलते हो। तो सर्गी तेजी से अपनी डाइनिंग रूम की तरफ जाता है और फिर डाइनिंग रूम की जो विंडोज होती हैं वहां से झांक करके देखता है, जहां से क्लियरली आप वुडशेड को देख सकते हो। मतलब उसके घर से जो उसके आंगन का वुडशेड था वो आसानी से दिखाई देता है। तो वो डाइनिंग रूम में इसीलिए गया है ताकि वो देख सके कि आखिर ये जो लड़का है, जो बेगर है, जो भीख मांग रहा था उसके सामने, अभी वो क्या करता है वहां जाकर के। Standing at the window, Sergey saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. तो अब जब सर्गी अपनी विंडो से झांक करके देखता है तो उसको सीन कैसा दिखाई दे रहा है कि जो बेगर है, जो भिखारी है और जो उसकी कुक है, वो लोग पीछे वाले रास्ते से, यार्ड के पीछे वाले रास्ते से यार्ड की तरफ जा रहे हैं और वो पूरी जो गंदी गंदी स्नो है, डर्टी स्नो है, जिस पर धूल पड़ चुकी है पूरी तरीके से, उसको क्रॉस करते हुए वो शेड की तरफ चले गए। ओल्गा ग्लेयर्ड wrathfully। ग्लेयर्ड का मतलब होता है किसी को घूरना, wrathfully का मतलब होता है नफरत से, with hate। At her companion shoved, shoved का मतलब होता है push him aside with her elbow, unlocked the shed and angrily banged the door। अब ओल्गा ने क्या किया, ओल्गा ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और गुस्से से भी देखा, साथ ही साथ में ऐसा लग रहा था कि बहुत गुस्सा आ रहा है ओल्गा को, इतना गुस्सा आ रहा है कि वो उससे नफरत कर रही है। उसका हुलिया इतना गंदा है कि ओल्गा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। और ओल्गा उसकी तरफ देखने के साथ साथ वो उसको धक्का देती है अपनी कोहनी से और वो शेड का दरवाजा खोलती है और गुस्से से उसको अंदर ढकेलती है और दरवाजे को बंद कर देती है। Next he saw the pseudo teacher seat himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fist। अब आप ये देख रहे हो, एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, वो लॉग का सहारा लेकर के बैठा हुआ है और उसने अपने हाथों को ऐसे मुट्ठी बनाया हुआ है और मुट्ठी बना करके वो अपने गालों के ऊपर उसको रखा हुआ है। राइट, रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट। फिस्ट का मतलब है हाथों की जो मुट्ठी बनाई हुई है उसको वो रेस्ट करवा रहा है। किस चीज को रेस्ट करवा रहा है? अपने गालों को। राइट, तो कुछ इस पोजीशन में वो बैठा हुआ है। तो अब जो अगली चीज सर्गी ने देखी वो क्या देखी? दैट वाज द सूडो टीचर। सूडो टीचर वो किसे बोल रहा है? वो झूठा टीचर। यहाँ पे वो बेगर की बात कर रहा है, वो भिखारी जिसने झूठ बोला था कि मैं एक टीचर था। उसने अपने आप को एक लॉग के ऊपर बिठा रखा है और वो अपने सपनों में खोया हुआ है। उसने अपने हाथों में मुट्ठी बांधी हुई है और उसको अपने लाल लाल गालों पर रखा हुआ है और वो किसी सोच में डूबा हुआ है। The woman flung down an axe at his feet। अब जो ओल्गा है उसने क्या किया? उसने कुल्हाड़ उठाया और उसके पैरों पर रख दिया, पैरों के पास। Spat angrily and judging from the expression of her lips began to scold him। और फिर वो गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी और गुस्से से देखने के साथ साथ वो बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से उससे बिहेव कर रही है, उसको डांट रही है कि देखो तुमको काम करना है, यहाँ पर तुम बैठने के लिए नहीं आए हो, सोचने विचारने के लिए नहीं आए हो, चलो काम करो। द बेगर irresolutely का मतलब है हेजिटेंटली, अनडिसाइडली, यानी कि उसका बिल्कुल भी मन नहीं है कि उसको ये काम करना है, लेकिन फिर भी वो ये काम कर रहा है। पुल्ड अ बिलेट ऑफ वुड टुवर्ड्स हिम। तो बिलेट क्या होता है? एक थिक पीस ऑफ वुड, मतलब एक लकड़ी का लट्ठा। ठीक है, ऐसे मैं बना देती हूं। तो उसने क्या किया? एक मोटा सा लकड़ी का लट्ठा अपने पास उठाया, सेट इट बिटवीन हिज फीट, अपने पैरों के बीच में उसको रखा, एंड टैप्ड इट फीबली विद द एक्स। फीबली का मतलब होता है विद वीक स्टेप।
और बहुत ही कमजोरी के साथ उसने एक्स को उठाया और उठा करके उसने किसके ऊपर मारा? लॉक के ऊपर। द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन। तो जो थिक वुड था जिसको वो पीटने जा रहा था, वो उसके साथ हुआ क्या? वो उठा और उठ करके नीचे गिर गया, क्योंकि बहुत कमजोरी से उसने कुल्हाड़ी उसके ऊपर मारी थी, तो उसके ऊपर असर ही नहीं हुआ। वो कुल्हाड़ी से लकड़ी कटी ही नहीं, लकड़ी कटने के बजाय वो नीचे गिर गई। द बेगर अगेन पुल्ड इट। बेगर ने वापस उसको उठाया, blew on his freezing hands and tapped it with his axe cautiously। उसने लकड़ी के लट्ठे को साफ किया अपने ठंडे ठंडे हाथों से, उसके ऊपर आराम से जो एक्स थी, कुल्हाड़ी थी, उससे टैप किया। As if afraid of hitting his overshoe or of cutting his finger, the stick of wood again fell to the ground। So उसने 2 बार ये एफर्ट डाला। उसने पहली बार भी लकड़ी के लट्ठे को उठाया, उसे मारने की कोशिश करी, बट क्योंकि उसने इतनी पी रखी थी, वो इतना बड़ा पियक्कड़ था कि उसकी वजह से वो बहुत ही कमज़ोर था। तो जब वो कुल्हाड़ी चला रहा था तो वो बहुत कमज़ोरी के साथ चला रहा था, जिसकी वजह से लकड़ी कटने के बजाय गिर गई थी। और ऐसा नहीं है कि उसने दोबारा एफर्ट नहीं डाला, उसने दोबारा से उस लकड़ी को उठाया, उसको अपने हाथों से साफ किया और वापस से कुल्हाड़ी को चलाने की कोशिश करी। लेकिन जब वो कुल्हाड़ी को चला रहा था तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो थोड़ा सा डरा हुआ है। वो डरा हुआ है क्योंकि उसको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कुल्हाड़ी उसके पैर पर चल जाए या फिर वो अपनी उंगली ही काट ले। और फिर जब वो कुल्हाड़ी को चला रहा है तो वापस से वो जो वुड था जिसको वो काटने की कोशिश कर रहा था, वो ग्राउंड पर गिर गया। सर्गी's anger had vanished। अब सर्गी का जो गुस्सा था वो कहीं ना कहीं गायब हो चुका था। And he now began to feel a little sorry। अब वो थोड़ा सा शर्मिंदा था खुद को लेकर के, for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold। अब उसको लग रहा था कि उसने ये गलत किया कि उसने एक आदमी को एक मामूली से काम पर लगा दिया है जो कि उसको आता भी नहीं है, और वो कितना कमज़ोर है, उसने पी रखी है इतनी ज़्यादा, वो कितनी ख़राब हालत में है, और मैं शायद गलत कर रहा हूँ, मुझे इस बीमार आदमी से ये काम नहीं करवाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ थी कि जो सर्गी था वो शर्मिंदा इस वजह से भी था क्योंकि इसको तरस आ रहा था उस बेगर की हालात पर। An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped। अब कुछ देर बाद, यानी कि कुछ घंटे बाद, जो ओल्गा थी, जो कुक थी सर्गी की, वो उसके पास आती है और उसको बताती है कि सारी लकड़ियां कट चुकी हैं। Good, give him a half ruble, said सर्गी। अब सर्गी क्या करता है? वो उसको 500 कोपेक्स देता है ओल्गा को, और कहता है बहुत अच्छी बात है ये, तो उसने सारी लकड़ियां काट ली। वो थोड़ा सा शॉक्ड भी है कि अभी जो कि कुल्हाड़ी प्रॉपर्ली नहीं चला पा रहा था, उसने कैसे इतनी सारी लकड़ियां काट ली। तो उसको वो 500 कोपेक्स देता है, हाफ रूबल देता है, और कहता है कि जाओ ये जा करके तुम उस बेगर को दे दो। इफ ही वांट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। और अगर वो चाहे तो महीने के स्टार्टिंग में आकर के सारी लकड़ियां काट सकता है। यानी कि वो उसे पैसे के साथ साथ एक जॉब भी ऑफर कर रहा है कि वो हर महीने अगर आकर के यहाँ पर लकड़ियां काटेगा तो इट विल हेल्प। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम। हम कुछ ना कुछ उसके लिए काम वगैरह देख लिया करेंगे। सो यहाँ पर सर्गी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिंपथाइज्ड है टूवर्ड्स द बेगर, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और सर्गी यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि वो थोड़ा खुश भी है। उसको उम्मीद नहीं थी कि ये बेगर उसके लिए काम करेगा, लेकिन बेगर ने फिर भी काम कर दिया। तो उस खुशी में वो हाफ रूबल ओल्गा के हाथों भिजवाता है बेगर को, ये बताने के लिए कि उसके लिए अभी भी यहाँ पर काम है, वो आ सकता है यहाँ पर और आकर के कमा सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ पार्ट फर्स्ट। आई होप यू पीपल हैव लर्नड इट वेरी वेरी वेल। एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट कि अगर आप सभी लोग इसी तरह की वीडियो से जुड़ना चाहते हो, कनेक्ट होना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।